हेलो दोस्तों, आपका अड्डा 24/7 पे स्वागत है। ये है डाउट रूम। यहाँ पर आपको कराए जा रहे हैं PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो हम समय ना बर्बाद करते हुए अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, अ पर्सन ट्रेवलर सर्टेन डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 30, द नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस 40, लास्ट इक्वल डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 60। तो एवरेज स्पीड पूछी है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एवरेज स्पीड होता क्या है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, आपको क्या करना है, कोई भी डिस्टेंस ले लेना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो स्पीड दे रखी है उसी से टाइम निकालना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको स्पीड गिवन हो, तो आपको क्या करना है, पहले वो स्पीड ले लेनी है। तो आपको दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं एक काम करता हूँ, एक ऐसा डिस्टेंस ले लेता हूँ जिससे मैं ईजिली इन तीनों से उसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकूँ। तो मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ, इनका एलसीएम 120 किलोमीटर। आप एक बात सोचिए, अगर मैं 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता हूँ और मुझे 120 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो मुझे कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे। वही सेम चीज अगर मैं 40 से करूं, 40 की स्पीड से करूं, तो मुझे लगेगा 3 घंटे। और अगर मैं 120 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर तय करूं, तो मुझे कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे। तो आपने 120 किलोमीटर की दूरी कितनी बार तय करी? टोटल 3 बार तय करी। तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा? 3 गुना में 120। मैंने क्या बताया था आपको फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ही हो गया, टोटल टाइम क्या हो जाएगा? 4 और 3 7, 7 और 2 9। तो इसको काटेंगे, 3 आ जाएगा। 3 से 120 को काटेंगे तो 40 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारी एवरेज स्पीड क्या होगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर क्वेश्चन में आपको कोई भी डिस्टेंस नहीं दे रखा, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिस्टेंस मान सकते हैं। तो एक ऐसा डिस्टेंस मानिए जिससे आप उसको कैलकुलेशन को इजी कर सकें। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, जो क्रम से 3 सही 1/3, 3 सही 3/4 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक निश्चित दूरी तय कर रहे हैं और पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आधे घंटे पहले पहुंच रहा है। तो आपको टीचर ने पढ़ाते समय एक चीज बताई होगी, कभी भी आपका अगर डिस्टेंस इक्वल होता है तो स्पीड का रेशो और टाइम का रेशो आपस में अपोजिट होते हैं। ये कब होता है? जब डिस्टेंस इक्वल होता है। तो इन दोनों व्यक्तियों ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो इक्वल है। तो हम कह सकते हैं जो इनकी स्पीड का रेशो होगा उसका उल्टा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? टाइम का रेशो। तो हम सेम वही चीज करते हैं। तो पहले व्यक्ति को मान लेता हूं मैं A, दूसरे व्यक्ति को मैं मान लेता हूं B। तो पहले वाले की स्पीड कितनी थी? इसको करता हूं 4 तिया 12, 12 और 3 15, 15/4 और इसकी थी 3। अगर मैं आपसे बोलूं इसका रेशो निकालो, तो आप इसको काटोगे 5 और क्रॉस करोगे तो 5/4 आ जाएगा। ये किसका रेशो है? स्पीड का। तो अगर मैं आपसे कहूँ आप टाइम का निकालो रेशो, तो आप कहोगे सर बहुत इजी है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस इक्वल है। तो डिस्टेंस इक्वल होता है तो स्पीड का रेशो और टाइम का रेशो आपस में क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। अगर मैं इस वाली स्पीड से चलता हूं तो मुझे ये टाइम लगता है। ठीक है, ओहो सॉरी, हाँ, तो आप देखिए अगर मैं इस स्पीड से चलता हूं तो मुझे ये टाइम लगता है, मगर ये एक्चुअल टाइम नहीं है हमारा। एक्चुअल टाइम नहीं है, ये उसका क्या है? रेशो है।
तो अगर मैं देखूं इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, पहले वाला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति से कितना टाइम कम ले रहा है, तो आप बोलोगे 1 यूनिट। और एक्चुअल में कितना कम ले रहा है, आधा घंटा। आधा घंटे का मतलब 1/2 घंटा। तो 1 यूनिट का मतलब अगर 1/2 है तो 4 यूनिट का मतलब कितना होगा भाई, 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 2 घंटे आएगा। ठीक है, तो अगर आप 15/4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई डिस्टेंस को कवर करते हैं तो उस डिस्टेंस को कवर करने में आपको टाइम लगा है 2 घंटे। तो आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपकी कितनी है, 15/4। टाइम आपको कितना लगा, आप निकाल चुके हो 2 घंटे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये काटेंगे 2 से 15 को काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 7.5 किलोमीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपका डिस्टेंस इक्वल होता है तो स्पीड का रेशो और टाइम का रेशो आपस में अपोजिट होते हैं। अगर आपका टाइम इक्वल होता है तो डिस्टेंस का रेशो और स्पीड का रेशो दोनों इक्वल होते हैं। अगर आपका स्पीड सेम है तो जो आपका टाइम का रेशो होगा वही आपका डिस्टेंस का रेशो होगा। ये 3 छोटी छोटी चीज़ें अगर आप याद रखोगे तो क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है बिना रुके एक रेलगाड़ी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और रुक रुक कर जा रही है तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। तो कहने का इसमें क्या मतलब है, देखो भाई रेलगाड़ी अगर एक स्टॉप से चलती है, मानो ये ए है और ये बी है, अगर ये रेलगाड़ी यहाँ से चली और चलती गई कहीं भी नहीं रुकी तो इसकी एवरेज स्पीड आ रही है 150 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी एवरेज स्पीड कितनी आ रही है, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। मगर क्या हुआ, अब भाई रेलगाड़ी है तो बीच में क्या करना पड़ता है, हमें थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है। भाई लोग चढ़ेंगे उतरेंगे, स्टॉप पे क्या होता है, यही होता है। तो ऐसा करने से क्या हो गया, हमारी स्पीड कितनी हो गई भाई, मैं यहाँ रुका मान लो, फिर मैं यहाँ रुका, ऐसे रुकने के कारण मेरी स्पीड क्या हो गई, 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। भाई नेचुरल सी आप दिमाग में एक चीज़ रखेंगे कि भाई अगर मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ तो मेरी स्पीड ज़्यादा ही होगी, क्यों, क्योंकि मेरे को टाइम कम लगेगा। मगर जब मैं जगह जगह पर रुकूंगा तो मेरा टाइम बढ़ जाएगा, जिसके कारण मेरी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम है ना, डिस्टेंस सेम है तो क्या होगा, स्पीड का रेशो निकाल लूंगा, उसका उल्टा कर दूंगा तो टाइम का रेशो आ जाएगा। तो स्पीड कितनी दे रखी है, 150 और 100। अगर मैं इसका रेशो निकालूं तो ये आएगा 3:2। ये किसका है, स्पीड का है। अगर मैं आपसे पूछता हूं टाइम का रेशो निकालो क्या होगा, तो आप बोलोगे 2:3। अगर मैं आपको बोल दूं ये घंटे में ही मान लो, एक तरीके से अगर मैं 150 की स्पीड से जाता हूं तो मुझे 2 घंटे लगते हैं वो यात्रा कंप्लीट करने में, और अगर मैं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता हूं तो मुझे कितना टाइम लगता है, 3 घंटे। आप बोलोगे कि यार 3 घंटे में, यहाँ तो तू 2 घंटे में कवर कर रहा था, यहाँ 3 घंटे क्यों लग रहे हैं तुझे, तो तुमने बोला यार टाइम पे थोड़ा मुझे रुकना पड़ता है। यानी उसने कहा कि भाई तू 3 घंटे की यात्रा में, 3 घंटे की यात्रा में टोटल 1 घंटा रुकता होगा। तुमने कहा हाँ भाई ये तो बात ठीक कह रहे हैं, भाई 2 घंटे तो मैं बिना रुके पहुंच जाता हूँ, 3 घंटे लगते हैं रुक रुक के, यानी 1 घंटा मेरा वेस्ट होता है वो रुकने में होता होगा। 3 घंटे की यात्रा में आप 1 घंटा क्या करते हो, वेस्ट करते हो रुक रुक कर। तो 1 घंटे की यात्रा में आप कितना टाइम वेस्ट करोगे, तो आप बोलोगे 1/3 घंटा। मगर क्वेश्चन में देखो जो भी हमें ऑप्शन दे रखे हैं वो किस में है, वो सारे मिनट में है। तो इसको मिनट में बनाने के लिए क्या करोगे, 60 से मल्टीप्लाई। तो इसको 60 को 3 से काटता हूँ तो कितना आ जाएगा, 20 मिनट। यानी हर घंटे उसे 20 मिनट के लिए अपनी गाड़ी को रोकना पड़ता है। यानी मैं इस तरीके से कह सकता हूँ कि 1 घंटा अगर वो गाड़ी चलाता है, 60 मिनट अगर वो गाड़ी चलाता है तो उसमें से 40 मिनट वो गाड़ी चलाता है, बाकी के 20 मिनट स्टॉपों पे रुकता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हर बार आता है।
आपको इस पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कह रहे हैं 40 प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनका आपको एवरेज दे रखा है 85। ठीक है, कह रहा है उनमें से पहली जो 15 संख्याएं हैं उनमें आपने 10 घटाया है, 10 कम करा है, रिड्यूस करा है, और जो लास्ट की जो 25 संख्याएं हैं उसमें आपने 20 ऐड करा है। ठीक है, तो आपको देखो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 40 संख्याएं हैं, यहां मैं नंबर लिख रहा हूं और यहां मैं एवरेज लिख रहा हूं। इनका एवरेज कितना है 85। कह रहा है इसमें से मैंने दो भागों में बांटा, एक तो बांटा 15, जो पहली 15 संख्याएं हैं, तो बाकी की कितनी बच गई 25 संख्याएं। ये जो 15 संख्याएं हैं ना, इन 15 संख्याओं में मैंने करा 10 की कमी। क्या करा था 10 की कमी, तो माइनस में कर लेंगे। 10 की कमी हुई यानी टोटल कितनी की कमी हुई यहां पर 150 की कमी हुई। फिर आपको बोला ये जो 25 संख्याएं हैं ना, इन 25 की 25 संख्याओं में मैंने 20 प्लस करा, तो आपने टोटल कितना प्लस करा, आपने टोटल 500 प्लस करा। अगर मैं इन दोनों को कैलकुलेट करूं तो यहां पर आएगा 350, और वो भी क्या आएगा पॉजिटिव, यानी आपके टोटल के अंदर 350 इंक्रीज हो रहा है। अगर आपके टोटल में इंक्रीज हो रहा है तो आपका एवरेज भी इंक्रीज होगा, है ना। तो आप ये देखो 350 इंक्रीज हो रहा है, 350 इंक्रीज हो रहा है कितने लोगों में, टोटल 40 लोगों में। तो 40 लोगों को अगर मैं ये बराबर बांट दूं तो कितना आएगा, इसको करता हूं 8 पे जाएगा, फिर कितना आएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, मगर ऑप्शन में पॉइंट दे रखे 3/4 का मतलब क्या होता है 7.5 यहाँ प्लस का। ठीक है, यानी हर एवरेज के अंदर टोटल में देखे तो 350 का बढ़त हुई है, एवरेज में कितनी होगी 8.75 की। ऑलरेडी एवरेज कितनी थी 85, तो उसमें ऐड कर देंगे। तो भाई 7 और 5 तो ऐसे ही रहेगा, इसको करेंगे 3 9, तो 93.75 हो जाएगा हमारा नया एवरेज। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, फिर मैं 10 को घटाऊंगा 15 बार और 20 को जोड़ूंगा 25 बार। नहीं, आपको डायरेक्ट उन नंबरों में देखना है कितनी कमी या वृद्धि हो रही है, और अगर यहाँ वृद्धि हो रही है तो वो वृद्धि सब 40 नंबरों में बराबर बांट दो, उस वृद्धि को 40 नंबरों में बराबर बांट दो। ठीक है, अगर कमी हो रही होती तो वो भी 40 नंबरों में बराबर घटा दी जाती। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन इसी तरीके से करते जाएंगे हम। अब क्या रहा है एवरेज है 11 संख्याओं का, क्या रहा है उसमें से पहली 6 संख्याओं का औसत है वो कितना है 10.5, और अंतिम 6 संख्याओं का है 11.4। देखो आप ध्यान से देखोगे, अगर टोटल 11 संख्याएं हैं, ये कह रहा है शुरुआत से 5, शुरुआत से 6 और अंत से 6, तो आपको नहीं लगता जो छठी संख्या है, जो छठवीं संख्या है वो 2 बार आ रही है। स्टार्टिंग से जब आप गिन रहे हो लास्ट में आ रही है, जब लास्ट से आप गिन रहे हो तो फर्स्ट पे आ रही है वो, यानी जो छठी संख्या है उसको आप 2 बार कैलकुलेट कर रहे हो। चाहे आपको समझ नहीं आता तो इस चीज़ को आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मैं 1 से 11 तक नंबर लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अगर मैं पहली 6 संख्याएं बोलूं तो आप बोलोगे ये रही, अगर मैं लास्ट की 6 संख्या बोलूं तो 1 2 3 4 5 6, तो आप बोलोगे ये रही। तो ये 6 नंबर 2 बार आ रहा है ना, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में वो या तो आपको बोलेगा ये छठा नंबर निकालो या इस छठे नंबर को बाहर निकालो। ठीक है, तो इसको करने का तरीका है, सबसे पहले आप लिखिए नंबर और यहां लिखिए एवरेज। ओरिजिनल नंबर है 11 और ओरिजिनल एवरेज है 10.9। पहली जो 6 संख्याएं हैं उनका एवरेज आपको कितना दे रखा था 10.5,
अंतिम 6 संख्याओं का एवरेज आपको कितना दे रखा है 11.4। अब आप इसको ओरिजिनल वाले से कंपैरिजन करिए इन दोनों को, तो आप इन दोनों को कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कम है, कितना 0.4। ठीक है, आप इस वाले को कंपेयर करोगे ओरिजिनल वाले से तो आप बोलोगे ये ज़्यादा है, कितना 0.5। ठीक है, यहाँ पर आएगा 1 और 4, हाँ 5 ज़्यादा है। और इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर 0.1 एक्स्ट्रा है। कितने पर? टोटल 6 पर। तो यानी हम इसको कह सकते हैं प्लस का 0.6 आ जाएगा। यानी जो छठा नंबर है ना वो ओरिजिनल एवरेज से 0.6 ज़्यादा है। जो छठा नंबर 2 बार कैलकुलेट हो रहा है वो ओरिजिनल एवरेज से इतना ज़्यादा है 0.6। ओरिजिनल एवरेज कितना है? आप बोलोगे 10.9। वो कितना ज़्यादा है? 0.6। दोनों को ऐड करेंगे ये 15, हासिल जाएगा 1, यहाँ 1। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 11.5। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं। कभी कभी वो आपसे ये नंबर पूछता है, कभी कभी आपसे वो ये पूछता है कि ये नंबर निकाल दूं तो बची हुए जो भी नंबर है उनका एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। अब आपको कह रहा है 4 वाहन हैं जिनका जो टोटल वजन है वो 180 है, सॉरी एवरेज है वो 180 है। द एवरेज वेट ऑफ 24 व्हीलर इज 180। इफ वन ओल्ड व्हीकल इज रिमूव फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 4 व्हीकल द न्यू एवरेज वेट इज डिक्रीज बाय 2। अब एक देखो, इसको है ना 2 तरीके से कर सकते हैं हम। एक तो हो गया एलिगेशन। अगर मैं आपसे पूछूं जब वो बड़ी जो भारी वाली गाड़ी निकली, 20 में से भारी वाली गाड़ी निकल गई तो बची होगी 19 गाड़ियाँ, उनका एवरेज कितना होगा? भाई ये ओरिजिनल वाले से 2 कम हो गया, यानी कितना हो गया 178 हो गया। अच्छा, उस गाड़ी का कितना वेट था वो जो गई है? पता नहीं भाई। ठीक है भाई, यही तो निकालना है। अच्छा, इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को मर्ज कर दूं, यानी 20 गाड़ियों का एवरेज कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 120 आएगा। तो मैंने कहा एलिगेशन लगाते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस 2 आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो 19 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। अब आपने एलिगेशन में पढ़ा होगा जो बीच में नंबर होता है वो एक नंबर से बड़ा होता है और दूसरे नंबर से छोटा होता है। अब आप देखोगे ये 180 है, ये इस नंबर से बड़ा है तो इस नंबर से छोटा होना चाहिए। तो मुझे 180 में क्या ऐड करना होगा? इसे ऐड करना होगा। इसको ऐड करता हूँ, 0 में 8 ऐड करूँगा, 8 आ जाएगा। 8 और 3 11, हासिल जाएगा 1 2। तो यानी जो मैंने व्हीकल बाहर निकाला था उसका टोटल वेट कितना था? 218 किलो। ठीक है, दूसरे तरीके से भी इसको करते हैं। ऑप्शन बी देखिए करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी तो हम दूसरा तरीका देखते हैं। देखो, दूसरे तरीके में बहुत इजी है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो गाड़ी तुमने निकाली है उस गाड़ी का वजन 180 है, तो आप बोलोगे हाँ फिर क्या दिक्कत थी, फिर तो हमारा एवरेज वही रहता। भाई एवरेज जितना था उतना ही तो वो लेके गया, तो क्या परेशानी। मगर उसने बाद में बोला यार बाकी की जो 19 गाड़ियां हैं ना, बाकी की जो 19 गाड़ियां हैं उनका वेट 2 किलो कम हो गया है। यानी वो जो भारी वाली गाड़ी थी ना वो 180 की नहीं थी, वो 180 तो लेकर गई, मगर जो बाकी की 19 गाड़ियां थी ना उनका 2-2 किलो भी लेकर गई है। यानी वो टोटल कितना लेकर गई है? 38 किलो। और 180 तो ऑलरेडी था। इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 218 किलो। ठीक है, ये वाली चीज़ अगर आपको समझ आ गई तो बहुत बढ़िया है। आपको छोटी सी बात रखनी है, आपको दिमाग में रखना है कि भाई अगर वो एवरेज की ले जाता तो गाड़ियों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो 180 से बड़ी है तभी तो एवरेज कम हो रही है।
अब वो कितना कम हो रही है, 2 कम हो रही है, कितनी गाड़ियों का, 19 गाड़ियों का, तो 19 गाड़ियों से 2-2 किलो वो लेकर गई है, तो जितना एवरेज है उसमें वो ऐड कर दो। अगर गाड़ियां बढ़ जाती हम उसी को माइनस में कर देते, कम कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ठीक है। एक दूध वाले के पास 2 प्रकार के दूध हैं। पहले दूध में 80% दूध है और दूसरे में 60% है। कह रहा है पहले वाले से मैंने 28 लीटर लिया है और दूसरे वाले से मैंने 32 लीटर लिया है, ठीक है। तो इन दोनों को जब मैंने मिक्स करा है ना, तो उससे जो मिक्सचर बना है उसमें दूध का परसेंटेज पूछा है, ठीक है। तो ये भी एलिगेशन से करते हैं, बेस्ट रहेगा। तो 2 तरह के दूध हैं हमारे पास, इसमें 80% दूध है, इसके अंदर 60% दूध है। ये मैंने कितना लिया है, पहला वाला मैंने लिया है 32 और सॉरी पहला वाला लिया है मैंने 28, दूसरा वाला लिया है मैंने 32। तो आपको बताया है कभी भी इनका यूज मत करो, यहां पर क्या कर ले लो, इनका रेशो ले लो। तो अगर मैं इसको 4 से काटूंगा तो 7 और 8 आ जाएगा। अब इन दोनों का जो सम होता है ना, वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि इन दोनों का मैं सम करूं तो 15 आएगा और इन दोनों का डिफरेंस ले लूं तो 20 आएगा। तो 15 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3 आ जाएगी। मैं आपसे पूछता हूं 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ 7 से यहाँ करूंगा तो 28/3 हो जाएगी। 28/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पॉइंट में है ना, हाँ पॉइंट में दे रखा है तो हम पॉइंट में निकालेंगे। तो 9 पे चला जाएगा, उसके बाद 1 बच जाएगा, 1 को 3 से करूंगा तो 3333 चलता जाएगा, ठीक है। यानी 7 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 9.3333। अब 8 की आप निकालो या मत निकालो, आपको क्रॉस चेक करना तो आप कर लीजिए। अब आप एक नॉर्मल सी बात, यहां पर जो दोनों नंबर हैं, जो नंबर यहां पर आएगा वो छोटे वाले से बड़ा होगा और बड़े वाले से छोटा होगा। यानी उसकी जो रेंज होगी, जो नंबर यहां पर आएगा वो 60 से तो बड़ा होगा, ठीक है, और छोटा होगा 80 से। ये छोटी छोटी चीजें याद रखो। अब आप बताओ 60 से बड़ा है तो मुझे 60 में ये क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। तो हम इसको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा ये 69.33%। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। एलिगेशन में इन चीजों को याद रखोगे तभी आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कह रहा है 2 बर्तन है ए और बी, दूध और पानी का अनुपात है, पहले में 8 और 5 है, दूसरे में 5 और 7 है, को किस अनुपात में मिलाए जाए, कि दोनों मिश्रणों में किस अनुपात में मिलाया जाए कि उनका जो प्रतिशत है दूध का मिक्सचर में इतना बन जाए। तो अगर आपने फ्रैक्शन वैल्यू थोड़ी बहुत भी याद कर रखी है तो आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। ये होती है 9/13, ठीक है। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू आपने याद नहीं करी है तो आपका टाइम इसमें वेस्ट होगा। आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसमें ऐड करोगे, फिर उसको ये परसेंट हटा के 100 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो हो सके तो आपको ये याद रखना है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/13। तो इसमें एलिगेशन लगाते हैं। 2 मिक्सचर हैं ए और बी। पहले वाले मिक्सचर में या तो दूध लो या पानी लो, तो हम क्या करते हैं, दूध ले लेते हैं। तो पहले वाला जो ए है, ए के अंदर दूध कितना है, 8 है, टोटल 13 में से। टोटल का मतलब है इन दोनों का ऐड, ठीक है। और सेकंड वाले में देखें तो ये कितना है, 5/7। और जो मैंने मिक्सचर बनाया उसमें दूध कितना है, 9/13। 9/13। तो भाई ये वाला तो बड़ा इजी हो जाएगा, 1/13 हो गया,
इन दोनों को साइड में एक बार माइनस कर लेते हैं। क्या है भाई, 5/7 है, माइनस करना है इसमें से 9/13। तो भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करो मत करो, इसको ऐसे ही रख देते हैं। इसको करता हूँ तो 65 आएगा, इसको करते हैं तो 63 आएगा। डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, गुना में 7। ठीक है, तो भाई देखो 13 से तो 13 ऐसे ही कट जाएगा, तो 2:7 आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यानी हमने जो मिक्सचर है उसको 2 और 7 के रेशो में मिला है। कहने का मतलब ये, अगर मैं 2 लीटर ये लूँगा ए, तो मुझे 7 लीटर लेना होगा बी। अगर मैं 4 लीटर लेता हूँ ए, तो मुझे 14 लीटर लेना होगा बी। यानी रेशो मेरा नहीं बदलना चाहिए, वो रेशो 2 और 7 का ही रहना चाहिए, तभी जो फाइनल मिक्सचर बनेगा उसमें ये रेशो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ये तो सेम क्वेश्चन आ गया। कह रहा भाई 6 लीटर वाली पेप्सी की कितनी मात्रा को 15 लीटर ड्यू के साथ, जिसका मूल्य 10 रुपये है, मिलाया जाए तो वो 9 रुपये लीटर का मिश्रण बने। तो देखो भाई, आपने 6 लीटर वाली पेप्सी ली है और आपने ड्यू लिया है 10 रुपये वाली, दोनों को मिक्स करा, मिक्स करने के बाद जो उसका प्राइस बना है वो कितना है, 9 रुपये। तो एलिगेशन लगाया है, माइनस करते हैं 1, माइनस करते हैं तो 3। अच्छा, आपने 15 लीटर क्या ली थी, ड्यू ली थी, तो आप देखिए ड्यू की वैल्यू कितनी है, 3 यूनिट की वैल्यू है 15 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 5 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 लीटर। यानी आपको क्या लेना है, पेप्सी लेनी है 5 लीटर, तभी वो मिक्सचर बन पाएगा 9 रुपये लीटर का। ठीक है, एलिगेशन के क्वेश्चन थोड़ा, अगर आप एलिगेशन के अलावा कोई मेथड यूज़ करोगे तो क्वेश्चन हो जाते हैं, मगर टाइम बहुत वेस्ट होता है। ठीक है, अगर आप ये मेथड सीख लेते हैं तो आपका टाइम बहुत सेव होता है। ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में काम आता है, सिंपल इंटरेस्ट में काम आता है, और भी बहुत सारे चैप्टर है जिनमें ये काम आता रहता है। ठीक है, तो अगर आप इसको पढ़ लेते हो अच्छी तरह एक बार, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कह रहा है एक बेईमान है भाई, जहाँ दाढ़ी बनाने के बाद एक द्रव का प्रयोग करता है जिसमें 5 हिस्सा शुद्ध लोशन और 3 हिस्सा शुद्ध पानी है। वह इस द्रव से कुछ लोशन निकालता है और उतना ही पानी डाल देता है। भाई उसने क्या करा, एक लोशन है, अब उसमें 5 भाग तो वो लोशन है और 3 भाग पानी है, उसमें से कुछ पोर्शन उसने निकाला और उसकी जगह पानी डाल दिया। भाई पानी डालेगा तभी उसको फ़ायदा होगा, तभी उसको बेईमान बोल रखा है। ठीक है, और ऐसा करने के बाद है ना, लोशन और पानी की मात्रा इक्वल हो गई है। ठीक है, तो कह रहा है उसने कितनी मात्रा निकाली थी भाई, जो हिस्सा उसने निकाला था वो पूछा आपसे। आप एक नॉर्मल सी चीज़ देखिए, आप कुछ भी मान लीजिए कि वो 5 और 3, इसमें 5 और 3 यूनिट थी लोशन और पानी की। अगर मैं उसमें से लोशन निकाल लेता हूँ, मैं ये लोशन है मैंने निकाल लिया, तो ये जो बचा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, रिमेन। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं इस रिमेन पार्ट के अंदर लोशन कितना है, तो आप बोलोगे यार रेशो जो है, रेशो थोड़ी ना बदलेगा, रेशो तो वही रहेगा, तो 5/8 है। मैंने कहा चल भाई ठीक है। अब मैंने कहा ये मैंने निकाल रखा है, ये जो ये तो बचा है, ये मैंने निकाला है, इसको साइड रख। मैंने निकाला पानी, अब जो मैंने उठा के लाया हूँ ये पानी है, मैंने इसमें पानी डाला। अच्छा, ये जो पानी मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर लोशन कितना है, तो आप बोलोगे इसमें लोशन है 0। यानी जिस चीज़ से मैं रिप्लेस कर रहा हूँ उसके अंदर लोशन कितना है, 0 है। इन दोनों को मैंने मिक्स करा। ठीक है, मैं पानी जब लेकर आया वो बचा वाला लोशन था, मैंने उसमें डाला। अब मैंने देखा तो उसमें 1 और 1 का रेशो है, यानी जितना उसमें लोशन है उतना ही उसमें पानी है, यानी 1:1, तो 1/2 होगा लोशन। इसको माइनस करेंगे तो 1/2 आएगा।
इसको माइनस करेंगे तो भाई एक काम करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो आराम से घट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। इसका रेशो लेते हैं, कितना आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, क्रॉस करेंगे तो 4:1 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, मैंने जो चुराने के बाद जो बचा था, यानी जो इस्तेमाल करने के बाद बचा था, वो कितना है 4 यूनिट, और मैंने निकालने के बाद जितना डाला था वो है 1 यूनिट। इसका मतलब स्टार्टिंग में मेरे पास 5 यूनिट होगा ना वो भाई। मेरे निकालने के बाद वो 4 यूनिट था और मैंने जो निकाल के यूज़ करा उसकी जगह जो पानी डाला वो 1 यूनिट है, यानी मैंने निकाला भी तो 1 ही यूनिट था, निकाला था 1 यूनिट, बचा था 4 यूनिट, यानी स्टार्टिंग में था मेरे पास 5 यूनिट। तो मैं टोटल 5 यूनिट में से 1 यूनिट चुराता हूँ, मैं टोटल 5 यूनिट में से 1 यूनिट चुराता हूँ, तो 1/5 ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, एलिगेशन का यूज़ करना सीखिए, आपके लिए बेहतरीन रहेगा। ऐसे क्वेश्चनों करने में आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आता है। इसमें वो आपसे कह रहा है 4 में क्या प्लस करूं, यानी इन पहले 2 पदों में और इन 2 पदों में ऐड करूं जिनसे इनका रेशो इक्वल हो जाए, यानी वो इस सिचुएशन की बात कर रहा है। कि भाई प्रत्येक पद में मैं क्या जोड़ दूं कि जो 2 पहली संख्याओं का अनुपात है वो लास्ट की 2 संख्याओं का अनुपात बन जाए। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चनों में, अब इसको मल्टीप्लाई थोड़ी ना करने बैठेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा भाई। इसको मल्टीप्लाई करने बैठेंगे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसका शॉर्ट सीख लो, आपको लेना है इन दोनों नंबरों का डिफरेंस। यहाँ पर जो नंबर लिखे हैं कितना आ जाएगा 6, यहाँ पर जो 2 नंबर लिखे हैं इनका डिफरेंस लेना है, कितना आ जाएगा 12। अगर इन दोनों में तुम्हें कुछ कॉमन दिखता है तो तुम काट सकते हो, तो काट लो, 6 एकम 6 दूनी। अब इस 2 की मल्टीप्लाई करो इस ऊपर वाले से और इस 1 की मल्टीप्लाई करो इस ऊपर वाले से। तो मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा 4 + x से और 1 की मल्टीप्लाई करूंगा 12 + x से, और इन दोनों को रख दूंगा मैं इक्वल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 + 2x = 12 + x, और यहाँ बचेगा x, और ये यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा और ये आ जाएगा 4। यानी प्रत्येक पद में मुझे 4 जोड़ना चाहिए, जिससे ये क्या हो जाएगा समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करनी है, बहुत टाइम वेस्ट होगा, समझ के चलिए। अगर आपने इसको क्रॉस कर लिया तो आप इसी की कैलकुलेशन करते रह जाओगे। आपको क्या करना है, ऊपर नीचे वाले का डिफरेंस लेना है, सिर्फ नंबर्स का। उन दोनों में कुछ कॉमन है तो काट दो, अगर कॉमन नहीं है तो आमने सामने वाले के जो ऊपर वाले पार्ट हैं यानी अंश वाले पार्ट हैं उनसे मल्टीप्लाई करके इक्वल कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कह रहा है एक व्यक्ति है जिसने 86,000 रुपए की धनराशि को 5 पुत्र और 4 पुत्री और 2 भांजियों यानी नेफ्यू, यदि प्रत्येक पुत्री भांजे के धन से 4 गुना और प्रत्येक पुत्र भांजे के धन से 5 गुना प्राप्त करते हैं। तो आप ये देखो भाई, सबसे पहले है सन, डॉटर, फिर ने कह रहा है अगर भांजे को 1 यूनिट दी जाती है ना, अगर भांजे को अगर 1 यूनिट दे रहे हैं तो पुत्री को उसका 4 गुना दे रहे हैं, यानी 4 यूनिट मिलेगी, और पुत्र को इसका 5 गुना दे रहे हैं तो इसको 5 यूनिट मिलेगी। अच्छा, पुत्र कितने हैं भाई, टोटल 5 है। एक पुत्र को 5 मिलता है तो 5 पुत्रों को कितना मिलेगा 25। डॉटर कितनी है, बेटियां कितनी हैं, 4 बेटियां हैं। एक बेटी को 4 मिलता है तो 4 बेटियों को कितना मिलेगा, टोटल 16 मिलेगा। नेफ कितने हैं भाई, भतीजे कितने हैं, भतीजे 2 हैं। एक भतीजे को 1 मिलता है तो 2 भतीजों को कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अगर मैं इसका टोटल करूं तो ये कितना आ जाएगा भाई, इसका टोटल करेंगे 41 और 2 43।
तो ये क्या आ जाएगा, वो पैसा जो इन सब लोगों के बीच पर बांटा गया, मगर वो एक्चुअल में 43 थोड़ी है, वो है 86,000 रुपये। तो आप साफ देख रहे हो ये इसका डबल है, पीछे 3 जीरो है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2,000 रुपये आ गई। एक यूनिट की वैल्यू है 2,000 रुपये। उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा है प्रत्येक पुत्री यानी एक पुत्री को दिए जाने वाला पैसा बताइए। एक पुत्री को आप कितना देते हो, 4 यूनिट देते हो। एक यूनिट की वैल्यू है 2,000 रुपये, तो एक पुत्री को कितने मिलते होंगे, 8,000 रुपये। तो प्रत्येक पुत्री को मिलने वाला धन है ऑप्शन सी 8,000 रुपये। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बच्चे अक्सर इसमें गलतियां कर देते हैं। ठीक है, आप ऐसे सिंपल चीज़ों को यूज़ करिए, जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे रेशो बनाते जाइए। कह रहा भाई एक कार्यालय है, प्रत्येक कर्मचारी का जो वेतन है, जो एम्प्लॉयज़ है उनका जो वेतन है वो 4 से 5 कर दिया। 4 से 5 का मतलब क्या होगा कि भाई उनको 4 देते थे, मान लो 4 यूनिट देते थे, अब कह दिया भाई आज से तुम्हें 5 मिलेगा। मगर कंपनी चालू है, उसने क्या करा, कर्मचारियों को 5 से 3 अनुपात में कम कर दिया, यानी जितने भी कर्मचारी थे उनकी कमी कर दी। अगर 5 लोग काम करते थे वहाँ से 2 लोगों को निकाल के सिर्फ 3 लोग ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है इससे कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, कितने का, 60,000 रुपये का। ठीक है, अच्छा अब कंपनी करती क्या है, कंपनी देखती कैसे है कि उसको फ़ायदा नुकसान हो रहा है या उसकी जेब से कितने रुपए जा रहे हैं, वो देखती है कितने लोग उसके यहाँ काम कर रहे हैं, यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉय, वो मल्टीप्लाई करती है उनकी सैलरी से। तो कंपनी को पता चलता है कि उनका क्या एक्सपेंडिचर है, क्या खर्चा है। तो क्वेश्चन में उसने क्या करा, उसने जो उनकी जो इनकम थी वो 4 से 5 कर दी, यानी जो उनकी सैलरी थी, जिनको 4 मिलती थी उन्हें बढ़ाकर 5 देने लग गए। ठीक है, मगर उन्होंने एक चालाकी और चली, क्या करा, लोगों को कम कर दिया। जहां 5 लोग काम करते थे अब वहां 3 लोग काम करते हैं। तो नंबर ऑफ जो एम्प्लॉय हैं, जो पहले 5 थे अब वो घट के 3 हो गए हैं। अगर 5 लोग थे, सबको 4 मिलता था, तो कंपनी को कितना खर्चा करना पड़ता था, 20। अब 3 लोग हैं, 3 लोगों को 5 की सैलरी मिल रही है, तो कंपनी की जेब से कितना जा रहा है, 15। तो ध्यान से देखो, यहाँ कंपनी को फ़ायदा नहीं हो रहा 5 यूनिट का, और एक्चुअल में कितने का हो रहा है, 60,000 का। 5 यूनिट का मतलब अगर 60,000 है तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा, 60,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 12,000 आ जाएगा। यानी कंपनी को 12,000 पर यूनिट 12,000 है, उन्हें 60,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। अब कंपनी क्या बोल रही है, वेतन पर आरंभिक खर्चा क्या था, आरंभिक खर्चा था भाई 20 यूनिट। 20 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 12,000 है, तो 12 दूनी 24, जीरो कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4, 2 3 4, तो 2,40,000 रुपये कंपनी खर्च करती थी अपनी एम्प्लॉयज़ की सैलरी पर पहले। ठीक है, बाद का पूछ लेगा तो इसमें 60 माइनस कर दो तो 180 आ गया, या फिर आप 15 को मल्टीप्लाई कर दो 12,000 से। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, वो उसकी मर्जी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको ये एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है, और एक्स की वैल्यू पूछिए, और आपको ये भी बता रखा है कि जो ए बी है और जो सी डी है वो आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। आपसे कहा जा रहा है ये एंगल कितने का है, 108 का है, और ये एंगल 112 का है। हमसे ये एंगल पूछा है। ठीक है, और कुछ पूछा इसने नहीं, सिर्फ एक्स की वैल्यू पूछी है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, देखिए यहां से इस पॉइंट से मैं एक ऐसी लाइन खींचूंगा जो इन दोनों लाइनों के पैरेलल हो। ठीक है, अगर मैं इसके पैरेलल खींचता हूं तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये लाइन भी पैरेलल हुई।
और आपको जब पैरेलल पढ़ाया गया होगा, ये वाली चीज़ अगर आपको याद आए तो आपको बताया होगा टीचर ने, अगर ये एंगल अल्फ़ा है और ये एंगल बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी? 180 होगी। यानी इन दोनों एंगलों का सम क्या होता है? 180 होता है। ठीक है, तो आप एक बात बताइए, ये दोनों आपस में पैरेलल है। अगर ये 108 है तो ये एंगल कितने का होगा? तो मैं 180 में से माइनस कर दूंगा 108, तो ये कितना आ जाएगा? 72, 72। तो ये एंगल आ गया 72 डिग्री का। आप बोलोगे सर नीचे भी तो वही बात बनेगी। मैंने कहा बिल्कुल सही, इसका और इसका सम भी क्या होगा? 180 होगा। तो 180 में से 112 माइनस करूँगा तो ये कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पे लेंगे 8 आ जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6 जाएगा 0, तो ये कितना आ गया? 68 आ गया। हमसे ये पूरा एंगल पूछा है, यानी 72 प्लस 68, तो ये कितना आ जाएगा भाई? 10 का 0 हासिल जाएगा 1, 14, यानी 140। 140 ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जब भी दो लाइनें आपस में पैरेलल होंगी तो अंदर वाले जो भी एंगल होंगे उनका सम 180 होगा, चाहे वो इस तरफ हो चाहे वो इस तरफ हो। ठीक है, नहीं अब चाहे तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं हम। अब एक काम करते हैं, इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। अच्छा देखिए, ये हमें 108 दे रखा था और ये 112, 108 और 112। अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं और इस वाली लाइन को भी आगे बढ़ा दूं तो आप बोलोगे सर ये तो इसके पैरेलल है, तो इन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। अगर इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, ये 108 है तो ये 72 होगा। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर आप बोलोगे कि सर आपने एक चीज़ पढ़ाई थी कि कभी भी इस तरीके से सिचुएशन बने, अगर ये अल्फ़ा है और ये बीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। यानी 112 में से अगर मैं 72 को माइनस कर दूं तो ये कौन सा एंगल आएगा? ये वाला आएगा, ये 40 का है। और ये पूरा एंगल कितने का है? 180 का है। तो ये एंगल कितने का होगा भाई? 180 में से 40 माइनस कर दूंगा तो 140 आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप चाहे तो ये वाली चीज़ यहाँ घुमा के कर दीजिए, वो आप पे डिपेंड है। ज्योमेट्री में आप किसी भी चीज़ को घुमा फिरा के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे ये भी सेम वही क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे इसमें देखो ये दोनों लाइनें आपको पैरेलल बताई गई हैं, है ना? दी गई आकृति के अंदर ये दोनों पैरेलल है, ए बी और सी डी, और ये तिर्यक रेखाएं हैं जो आपस में जाके मिल रही हैं क्यू के ऊपर। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर ये 62 होगा, अब ये वाली बात याद रखिए, ये एंगल अगर अल्फ़ा है तो ये एंगल भी अल्फ़ा ही होगा। ये दोनों लाइनें अगर क्या हैं? पैरेलल हैं। यहाँ पर ये दोनों पैरेलल हैं, अगर ये 68 है तो ये भी क्या होगा? सॉरी 62 है तो ये भी 62 होगा। और अगर मैं 180 में से माइनस कर दूंगा तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो 180 में से जब मैं माइनस करूंगा 72 को तो कितना आएगा भाई? यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1, यानी 108। यानी ये वाला एंगल कितने का हो गया? 108 नहीं, 118 का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन बनी भाई, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। भाई इन दोनों, ये भाई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्यू जी एच, इनमें इन दोनों का सम इसके बाहरी एंगल के इक्वल होगा। तो इन दोनों का सम करूं तो देखो भाई ये 118 है, अगर मैं इसमें 9 प्लस करूं तो यही होगा, यानी x की वैल्यू क्या होगी? 9 होगी। भाई 118 में 9 प्लस करूंगा तभी तो 127 बनेगा। ठीक है, यहाँ पर उसने किसकी पूछी है? 2x की वैल्यू पूछी है और x की वैल्यू है 9,
तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 18, ऑप्शन सी। ठीक है, ये पैरेलल लाइन वाले, अगर आप ये वाली चीज पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चनों में कभी नहीं फंसोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज है एबीसी, माध्यिका एडी, बीई और सीएफ एक दूसरे को जी पर काटती हैं। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 36 है तो चतुर्भुज बीडीजीएफ का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, हमने एक माध्यिका खींची डी ई और यहां से एफ, और ये पॉइंट है जी। आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए, अगर किसी भी त्रिभुज के अंदर हम सारी माध्यिकाएं खींचते हैं, यानी तीनों वर्टेक्स से हम मीडियन खींचते हैं, माध्यिका को हम क्या कहते हैं भाई, मीडियन कहते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि जो वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। ठीक है, जो माध्यिका होती है, अगर मैं ट्रायंगल पे सारे वर्टेक्स से माध्यिकाएं खींचूं तो वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर पार्टों में डिवाइड करती है। तो आप बोलोगे सर 6 बराबर पार्ट में कर रही है, 36 तो इसका क्षेत्रफल है। भाई 36 इसका क्षेत्रफल है, अगर मैं इसको 6 बराबर पार्ट में बांट रहा हूं, यानी हर पार्ट का क्षेत्रफल कितना होगा, 6 होगा। यानी इसका भी क्षेत्रफल 6 है, इसका भी 6 है, इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6 और इसका भी 6। इसने हमसे एरिया पूछा है बी डी जी एफ का। किसका एरिया पूछा, चतुर्भुज ए बी डी जी एफ। तो आप ध्यान से देखिए, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 6 और 6 12, तो 12 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। हमारी माध्यिकाएं त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में बांटती हैं। और अगर मैं इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, देखिए कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि ये त्रिभुज है और जी क्या है, केंद्रक है। केंद्रक क्या होता है, जहां पर सारी माध्यिकाएं आके मिलती हैं। जो अभी इसी क्वेश्चन के अंदर जो जी पॉइंट है, हम जी पॉइंट को एक्चुअल में क्या बोलेंगे, केंद्रक बोलेंगे। ठीक है, इस पॉइंट से अगर मैं सारे जो भी कोने हैं त्रिभुज के मिलाऊंगा तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन में कहता हूं 36 है तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है, यानी हर पार्ट कितने का है, 12। यानी 12 इसका क्षेत्रफल है, 12 इसका क्षेत्रफल है और 12 इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, याद रखना ये दोनों चीजें। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को करने में बच्चे कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज करने लगते हैं, वो साइड निकालने लगते हैं, फिर हीरोइंस फॉर्मूला यूज करने लगते हैं, जिसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। उनको एग्जैक्ट फॉर्मूला पता ही नहीं होता इसमें कौन सा यूज करना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको 2 साइड दे रखी हो और उन दोनों साइड के बीच का एंगल दे रखा हो, आपको 2 साइडें गिवन हो और उनके बीच का एंगल गिवन हो, दोनों साइडें गिवन हो और उन दोनों साइडों के बीच का एंगल गिवन हो, तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 उन दोनों भुजाओं का गुणनफल इनटू साइन थीटा, उन दोनों साइडों के बीच में जो एंगल बना है। तो हम लिखेंगे 1/2, कितना है भाई, 3 और 5, 3 × 5 और साइन 60, तो भाई ये हो गया 15/2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो हम इसको कह सकते हैं 15√3/4। ऑप्शन में है भाई, हाँ भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर।
बिल्कुल इजी सी चीज़ है, आपको ये याद रखना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको दो साइडें दे रखी हो, उनके बीच का एंगल गिवन हो, तो उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 दोनों भुजाओं का गुणनफल और साइन थीटा। थीटा कौन सा? उन दोनों साइडों के बीच का एंगल। कह रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित धन राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% कम होती तो उसे 400 रुपए का कम। भाई ध्यान से सोचो एक बात, अगर मैं उससे 5% कम ले रहा हूं तो मुझे हर साल 5% का लॉस होगा ना। भाई तुम जितना परसेंट कम लोगे तुम्हें वही तो लॉस हो रहा है। तो अगर तुम 5% कम ले रहे हो तो एक साल में देखो 5% कम ले रहे हो तो हर साल 5% का लॉस हो रहा है, तो 4 साल में टोटल कितने का लॉस होगा? आप बोलोगे आपको टोटल लॉस होगा 20% का, और आपको एक्चुअल में कितने का लॉस हो रहा है? 400 रुपये का। यानी 20% की वैल्यू है 400 रुपये, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 20 रुपये। और हमसे इसने पूछा क्या है? सम पूछा है। सम यानी प्रिंसिपल पूछा है। प्रिंसिपल क्या होता है? 100%। प्रिंसिपल क्या होता है हमारा? 100% होता है। 100% की वैल्यू निकालनी है, 1% की वैल्यू 20 है, 20 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 रुपये। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप ये देखिए, अगर आप 5% कम ले रहे हो एक साल में तो 4 साल में आपको कितने का लॉस होगा? 5 5 5 5 यानी 5 चौक 20। तो 20% का लॉस, और रुपीज में वो आपको कितना दे रखा है? 400। ठीक है, कह रहा है भाई ए और बी किसी काम को अलग अलग 13-39 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए काम की शुरुआत करता है और बारी बारी काम करते हैं, तो काम खत्म होने में कितना दिन लगेगा? ए है, बी है, ये किसी काम को करता है भाई 13 दिन में, ये करता है 39 दिन। तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें 7 दिख रहा है, ये 13 का 3 गुना है तो इसका 39 ही होगा। अगर टोटल वर्क हमारा 39 है और ये 13 दिन में करता है तो एक दिन में 3 काम करता है। ये 39 दिन में 39 काम करता है तो एक दिन में 1 काम करता है। तो पहले दिन काम की शुरुआत करने आ रहा है ए, तो आप ये देखिए ए अगर एक दिन काम करे तो वो कितना काम करता है? तो आप बोलोगे वो 3 करता है, मुझे यहाँ से पता है। फिर बी आता है अगले दिन, वो एक दिन काम करता है और एक दिन वो कितना काम करता है? एक ही काम करता है। तो अगर मैं ये साइकिल देखूं, ये जो साइकिल चलेगा ए बी, तो ये जो साइकिल ए और बी का चल रहा है, इसमें मैं ये कह सकता हूँ जो 2 दिन का है ये एक साइकिल, इसमें टोटल 4 काम होते हैं। ठीक है, ये जो एक साइकिल है ना, पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, बी आएगा। एक साइकिल का मतलब ए और बी, ये एक साइकिल है। एक साइकिल का मतलब 2 दिन के अंदर 4 काम हो रहे हैं। हमें टोटल करने कितने हैं? 39 काम करने हैं। तो 4 का एक मैं मल्टीपल देखूंगा जो इससे कम हो, तो आपको सब पता है 36 होगा। तो 36 बनाने के लिए मैं इसको क्या करूंगा? 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ भी 9 से करना होगा। तो टोटल 18 दिन हो गए, और 18 दिनों में टोटल कितना काम हुआ? 36 हुआ। अब ये साइकिल कंप्लीट हो चुका है। 18 दिन एक साइकिल था जिसमें टोटल 9 साइकिल चले होंगे। एक साइकिल का मतलब क्या होता है? ए फिर बी, फिर ए फिर बी, ये दूसरा साइकिल हुआ। 18 दिनों के अंदर 36 काम हो गए हैं, और हम देखें काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी 3 काम रह गए हैं। काम करने कौन आएगा? ए आएगा। ए एक दिन के अंदर 3 काम करता है, मैं उसको बुलाऊंगा, वो एक दिन काम करेगा और एक दिन में 3 काम करेगा। तो मैं देखूंगा 36 पहले हो गए थे, 3 और हो गए, तो 39 काम हो गए, और हमें 39 काम ही करने थे। तो टोटल कितने दिनों में काम हुआ? 18 और 1 19 दिनों में। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन ये सेशन आपको देखने में कैसा लगा, आपने इसको एंजॉय करा, हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ओके।